कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की डेवलपमेंट और मैनेजमेंट को कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ताकि हम क्या कर सकें, किसी भी एरिया का क्लाइमेट को, वाटर फ्लो को क्या कर सकें, हम मैनेज कर सकें प्रॉपरली, और सॉइल एरोजन को रोक सकें, और जो सस्टेनेबल यील्ड है उसको अचीव कर सकें फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और इसमें क्या करना है कि कुछ ये स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम फॉरेस्ट की कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि एक तो प्रिवेंट वेस्टेज, कि जो क्या करते हैं हम फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनकी इकोनॉमिकली यूज़ करना है, चाहे फॉरेस्ट का जो टिम्बर है, लकड़ी है उसको, ताकि उसकी वेस्टेज ना हो। उसके लिए हम और भी एक चीज़ कर सकते हैं कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बायोगैस और बाकी जो है फ्यूल वुड की जगह, ताकि जो है ये फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स कम से कम वेस्ट हों और डिफॉरेस्टेशन भी ना हो। तो इसके अलावा क्या है, एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स जो हैं हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू कंजर्वेशन जो है को इन्हेंसमेंट मिल सकती है। तो इसमें क्या है कि एफॉरेस्टेशन क्या होता है, जहाँ पर हम फॉरेस्ट को डेवलप करते हैं, जहाँ पर पहले कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं था, कोई फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। और रीफॉरेस्टेशन क्या हो गया, ऐसे एरिया को डेवलप करना जहाँ पर पहले क्या प्रीवियसली जो है फॉरेस्ट वहाँ पर प्रेजेंट था, वहाँ पर पहले भी जंगल था, लेकिन किसी वजह से जो है, किसी रीजन की वजह से वहाँ डिस्ट्रॉय हो गया था। उस एरिया को दोबारा से डेवलप करना, हम वहाँ पर फॉरेस्ट लगवाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। और इसमें क्या है, खासकर हम जो नेटिव स्पीशीज़ है उसको प्रेफर कर सकते हैं, और जहाँ पर एग्जोटिक स्पीशीज़ है, बाहर से इंट्रोड्यूस की हुई स्पीशीज़ लगा सकते हैं, वहाँ पर वो भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। तो अब जैसे कि हमारे नेशन में लगभग 106 नेशनल पार्क हैं, 18 बायोस रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लगभग 563 से ज़्यादा हैं, 500। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे एरिया जो है प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व एरिया कर सकते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो रिजर्व एरिया के अंडर आए या प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर आए, ताकि वहाँ पर लीगली चीज़ों को बैन हो वहाँ पर जाना। हाँ, और जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं कॉमन पीपल, जब पब्लिक करती है, वो भी ना कर पाएँ। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके थ्रू भी फॉरेस्ट की कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा सैक्रेड ग्रोव्स, ज़्यादा से ज़्यादा सैक्रेड ग्रोव्स के थ्रू भी जो है हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ट्रीज़ ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ जो रिलीजियस प्लेसेस के सराउंडिंग में जो एरिया होता है, वहाँ पर अगर हम ट्रीज़ को ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं सैक्रेड ग्रोव्स। इसमें क्या होता है, जो है कटिंग ट्री का जो है वो मना होता है बिल्कुल। वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ट्रीज़ लगा सकते हैं और उसको कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये सैक्रेड ग्रोव है, एक सैक्रेड रिलीजियस प्लेस है, उसके सराउंडिंग में ये ट्रीज़ हैं। तो ये ट्रीज़ वहाँ पर हम क्या है, उनको क्या है नहीं काटना अलाउड नहीं होता। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सैक्रेड ग्रोव के सराउंडिंग में अगर ट्रीज़ लगाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में मदद मिलेगी। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो जंगल में खासकर जो है बहुत आग लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारा एरिया जो है ट्रीज प्लांट्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग मॉडर्न फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, और बहुत सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको करना चाहिए। फिर फॉरेस्ट फायर चाहे नेचुरल हो या एंथ्रोपोजेनिक हो, उसको कंट्रोल करके हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो पेस्ट क्या होते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह, जब पेस्ट ऐसे हो गए जो कि चाहे इंसेक्ट हो या वीड्स हो, जो कि ये प्लांट्स की जो है उनका ग्रोथ को कम करती है, रोकती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है, वो डिजीज़, इनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाई केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स। आज बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स भी हैं जिसके थ्रू हम पेस्टिसाइड भी क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं फॉरेस्ट के एरिया पर, तो वो यूज़ करके हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, बहुत सारे बायोलॉजिकल मेथड भी हैं जिसके थ्रू हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेजिंग जो है, जिसमें लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग करते हैं, और ख़ासकर ओवर ग्रेजिंग की हम अपने लाइफ स्टॉक को छोड़ देते हैं जंगलों में,
और वो सैपलिंग सीडलिंग उन चीज़ों सबको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और फिर क्या है कि वो प्लांट्स की जो है कंजर्वेशन या फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर इफेक्ट पड़ता है, या फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है जिसकी वजह से। तो उसको जो ग्रेजिंग है उसको हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। खासकर उनको खुले जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए, जावर ग्रेजिंग नहीं होने देनी चाहिए। तो ये ग्रेजिंग हम देख पा रहे हैं पिक्चर में। इसके अलावा ये जो है फॉरेस्ट फायर है, जब एक बार लगती है तो ऊपर कैनोपी चली जाती है, सारा एरिया जो है वो जल जाता है। बहुत सारे जो है जिसमें सिर्फ प्लांट्स ही नहीं डिस्ट्रॉय होते, एनिमल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, हैबिटेट्स उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्ड्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इसके अलावा हम कंजर्वेशन प्रैक्टिस और क्या कर सकते हैं, थ्रू वेरियस प्लांटेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनके थ्रू भी हम यहाँ जो फॉरेस्ट की कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट ने शुरू किए हुए हैं फॉरेस्ट जो एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, वो कौन कौन से, एक तो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है। इसमें क्या है, ये एफॉरेस्टेशन है का ही हिस्सा है, जिसमें कि हम प्लांट्स को लगाते हैं। ये ग्रुप्स ऑफ पीपल क्या करते हैं, मल्टीपर्पज़ ट्रीज और श्रब्स को लगाते हैं गांव में, चाहे वो कॉमन लैंड में हो या वैकेंट लैंड में वगैरह में लोग लगाते हैं प्लांट्स को। और ये जो सोशल फॉरेस्ट्री जो है ये स्टार्ट की गई थी इंडिया में नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर NCA ने शुरू की थी 1976 में। सोशल फॉरेस्ट्री जो है क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिया में कब शुरू हुई थी और कौन सी संस्था है जो शुरू करती है। तो नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर को शुरू करती है और 1976 में ये शुरू हुई थी, ताकि जो रियल फॉरेस्ट हैं उनको प्रेशर को कम करने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्लांट्स, मल्टीपर्पज़ प्लांट्स वगैरह क्या करें, वो ग्रो करें। तो वो चाहे वो फिर कॉमन लैंड पे हो या खाली ज़मीन पड़ी हो या गाँव की ज़मीन हो, वहाँ पर प्लांट्स इस तरह के लगाए जाएँ। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ये भी मॉडिफाइड वर्जन है किसका, सोशल फॉरेस्ट्री का ही है। इसमें क्या करते हैं, मल्टीपर्पज़ ट्रीज, श्रब्स वगैरह और हार्टिकल्चर जो फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं वो लगाते हैं, जो फाडर जो देने वाले प्लांट्स हैं उनको लगाते हैं, चाहे वो कहाँ पर, जो फील्ड्स के लॉन्ग मार्जिन पर जो है, खेतों के मार्जिन पर लगाते हैं, जहाँ क्रॉप्स लगाई होती हैं उसके मार्जिन पर इस तरह के ये प्लांट्स जो है ट्रीज लगाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फाडर मिलता है हमें की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, फ्रूट्स की होती है, फ्लावर्स की होती है, फायरवुड और टिम्बर मिल जाता है। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड से हमें वुड की और बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो हम जंगल में जो लकड़ी वगैरह या प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते, नहीं काटते जाकर। तो ये भी क्या है, इसकी वजह से भी हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होगी, जब अर्बन एरिया में, शहर के एरिया में खासकर जब रोड के साइड पे प्लांट लगाने, कैनल्स, नहर के किनारे, रेलवेज के किनारे जो लगाते हैं, वो जो है वो भी इनकरेज करना चाहिए, प्लांट्स को लगाने में चाहिए। और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन तो कम होगी, साथ ही साथ में नॉइस पोल्यूशन को भी कम, जो नॉइस पोल्यूशन है वो भी कम होगी, क्योंकि प्लांट्स एज ए बैरियर एक्ट करते हैं, एज ए वॉल, जो नॉइस आ रही होगी उनको रोकेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। तो नॉइस पोल्यूशन भी इसकी वजह से क्या है, कम हो सकती है, खासकर रेलवे ट्रैक के आसपास जब लगाएं या रोड्स के आसपास जो किनारों पर अगर लगाएंगे तो। इसके अलावा वन महोत्सव प्रोग्राम जो कि हर साल इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, द मंथ ऑफ फरवरी और जुलाई में किया जाता है। ये प्रैक्टिस जो है इंडिया में शुरू की गई थी वन महोत्सव वाली 1950 में। और इसमें क्या करते हैं, हम प्लांट्स को सो करते हैं या प्लांटिंग करते हैं, लगाते हैं सीधे। और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी जो है हर साल जो है ये वन महोत्सव का प्रोग्राम जो है वो चलाती हैं, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी हो चाहे प्राइवेट एजेंसीज हो। इसके अलावा एडवांस्ड सिल्वीकल्चर भी हमने शुरू किया हुआ है। सिल्वीकल्चर क्या होता है, जब हम ट्रीज़ की कल्टीवेशन करते हैं, फॉरेस्ट ट्री की, तो उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। तो इसमें क्या करते हैं, एडवांस सीड को प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, अनवांटेड जो वीड्स होती हैं उनको रिमूव करते हैं फॉरेस्ट से, ताकि, और सर्वे भी करते हैं, और प्लांट्स की ग्रोथ को जो है सिल्वीकल्चर में ये भी चेक करते हैं कि जो प्लांट लगाए उनकी ग्रोथ भी हो रही है कि नहीं अच्छे से, वो सारी चीज़ें एग्जामाइन भी करते हैं एडवांस सिल्वीकल्चर में। तो इस तरह के प्रोग्राम चलाने के साथ साथ क्या है, कुछ लेजिस्लेटिव मेजर भी लेने होंगे हमें जो है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए। तो इसमें क्या है कि कुछ लॉज और एक्ट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया है, ताकि ये फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उससे।
तो इसके अलावा अडाप्टेशन ऑफ स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी, तो इंडियन की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो शुरू की गई थी, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की 1988 में शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन आता है कभी कि फॉरेस्ट पॉलिसी कब इनिशिएट की गई थी, फ्रेम की गई थी, तो 1988 में। और इसके अकॉर्डिंगली जो है जो 1/3 जो है स्टेट पॉलिसी के हिसाब से जो 1/3 जोग्राफिकल पोर्शन है कंट्री का एरिया, अब वो किसके अंडर होना चाहिए, अंडर फॉरेस्ट कवर के होना चाहिए। 1/3 का मीनिंग है लगभग 33% एरिया जो है वो पूरे कंट्री का वो अंडर फॉरेस्ट कवर के होना चाहिए, ये फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है। इसके अलावा अगर हिली एरिया की बात करें तो वहाँ 60% से भी ज़्यादा पोर्शन जो है वो, क्योंकि वहाँ पर स्लोपी एरिया होता है तो वहाँ पर ज़्यादा पोर्शन ऑफ जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, वहाँ 60% से भी ज़्यादा एरिया जो हिली एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल कंट्री का कितना होना चाहिए, 33% जो एरिया है फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए, ये फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है। इसके अलावा पीपल पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस, इसके अलावा जो पीपल की लोगों की पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम फॉरेस्ट की कंजर्वेशन करना चाहते हैं तो पीपल की पार्टिसिपेशन की वजह से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट की जो है डिस्ट्रक्शन को हम रोक सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक परसेप्शन है कि अगर इफ़ वी आर प्लानिंग फॉर 1 ईयर तो प्लांट राइस, अगर हम 1 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमें राइस प्लांट करना चाहिए। इफ़ वी आर प्लानिंग फॉर 10 ईयर प्लांट ट्रीज, अगर 10 सालों तक कर रहे हैं तो कोई ट्री लगाएं हम, अगर हमें 10 साल तक ही आगे वाले में देखना है। अगर बट इफ़ वी आर प्लानिंग फॉर 100 ईयर्स, अगर हम आगे 100 साल तक हम प्लान कर रहे हैं तो अवेयर द पीपल, अवेयर द मासीज, तो फिर लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, मासीज को एजुकेट और अवेयर करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं पूरा बड़ा एफर्ट लगाता हूँ और साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ट्रीज लगा पाऊँगा, प्लांट लगा पाऊँगा, 10 प्लांट लगा पाऊँगा। लेकिन अगर मैं 100 पीपल को अवेयर कर देता हूँ और वो 100 पीपल सिर्फ साल में 2-2 प्लांट्स ही लगाते हैं तो लगभग 200 प्लांट्स लग जाएंगे। तो अगर मैं खुद सिर्फ लगाता रहता हूँ, मासीज को अवेयर नहीं करता तो 10 ही लग पाएंगे, वो भी कुछ ख़राब हो जाएंगे जब मुझे बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं अगर अवेयर करता हूँ तो वो 100 अगर 2-2 भी लगाते हैं पीपल, मैं 100 पीपल को अवेयर कर दिया और उन्होंने क्या किया 2-2 प्लांट्स भी लगाए तो 200 प्लांट्स लग जाएंगे। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की एक एग्जांपल है कि लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, गुजरात अभी पार्टिसिपेट किया था कहाँ पर, उत्तराखंड में एक जगह है गढ़वाल, वहाँ पर तब वो उत्तर प्रदेश का एरिया आता था, अब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, तो गढ़वाल एरिया में उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में आता है। एक मूवमेंट चलाया था जिसको नाम था चिपकू मूवमेंट। तो चिपकू मूवमेंट में क्या है कि ट्री की हगिंग की थी लोगों ने, जो वहाँ की जब कोई वहाँ पर कंट्रैक्टर आए थे जंगल में पेड़ों को काटने के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं पहले हमें काटो, तो उन्होंने हग कर लिया ट्रीज़ को। तो ये एग्जांपल है, जैसे ये देख पा रहे हैं हम पिक्चर में चिपकू मूवमेंट में कि भाई लोगों ने ऐसे हग कर लिया ट्री को ताकि पहले हमें काटो ट्री काटने की वजह से। तो इस तरह का मूवमेंट चला था। इस मूवमेंट को लीड किया था खासकर सुंदरलाल बहुगुणा ने और चांदीलाल भट्ट जी ने इसको किया था, लीड किया था इस मूवमेंट को, जिसको बोलते हैं चिपकू मूवमेंट, जो कि लगभग 1973 में हुआ था ये। तो चिपकू मूवमेंट के बाद 1983 में जो है कर्नाटक में भी जो है एक मूवमेंट चला था जिसका नाम है अपिकू मूवमेंट, उसी के बेस पर चला था वो अपिकू मूवमेंट जो है वो चला था। कभी क्वेश्चन वो भी आ सकता है। तो दिस इज जो इस तरीके से हम इन स्टेप्स के थ्रू हम क्या है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये भी एक आता है कि हम कब इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करते हैं। हर साल हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करते हैं, एक डेट है, आपको बताना है वो कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सी डेट है जब हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करते हैं, साल में कौन सी डेट है वो। और हर साल की थीम भी अलग होती है। तो इस साल की थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट में, वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, याद पढ़कर और उसको याद भी रखना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। थैंक यू।